हेलो एवरीवन, टीचिंग ऑफ कॉमर्स का आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 हम करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि हमारी समस्या समाधान विधि क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है। क्योंकि जो हमने पहले किया लेक्चर मेथड किया, लेक्चर का डिस्कशन मेथड किया, उसी का नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि समस्या समाधान विधि क्या है। समस्या समाधान विधि कि शिक्षण कार्य के दौरान यदि हम इस विधि की बात करें कि इस विधि की इंपॉर्टेंस क्या है, इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके गुण और दोष क्या हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि समस्या समाधान विधि और हमारी प्रयोजन विधि को हम समान रूप से समझते हैं, लेकिन दोनों के अंदर हम अंतर देखते हैं। दोनों के अंदर अंतर क्या है? क्योंकि जो हमारी प्रोजेक्ट मेथड है, हमारी प्रयोजना विधि है, समस्या समाधान विधि और प्रयोजना विधि, अक्सर हम दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों एक ही नहीं है। वो दोनों एक ही क्यों नहीं है? दोनों के अंदर अंतर क्या है कि इस पर मानसिकता पर बल दिया जाता है, मानसिक रूप से निष्कर्ष, कि मानसिक रूप से निष्कर्ष निकाले जाते हैं इस विधि के अंदर। और इस विधि के अंदर क्या है कि प्रैक्टिकली रूप से, प्रायोगिक रूप से इस विधि पर बल दिया जाता है। कहने का अभिप्राय कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विधि से क्या समझते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि जब कक्ष के अंदर किसी विद्यार्थी, किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को एक समस्या का समाधान करने के लिए कहा जाता है और उस समस्या पर चर्चा करने के बाद विद्यार्थी उसका निष्कर्ष निकालते हैं, उसका समाधान करते हैं, तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं कि समस्या समाधान विधि कहलाते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि एक टीचर के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा बच्चों का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया समस्या, प्रॉब्लम, कि इस समस्या को लिया जाता है किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों के द्वारा, और सॉल्विंग, कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो उसके अंदर क्या है कि बच्चे की मानसिकता को ध्यान में रखकर, क्योंकि अक्सर हम साइकोलॉजी के अंदर, मनोवैज्ञानिकता के अंदर पढ़ते हैं कि बच्चों का जो सामान्य बच्चों का IQ लेवल होता है वो 92/110 होता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो बच्चे सामान्य अवस्था के अंदर है तो वो है, लेकिन यदि हम A1 10 से 120 तक की बात करें, ये अत्यधिक सामान्य माने जाते हैं। और 120 से अबोव वाले जो बच्चे होते हैं ये गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चों के सामने हम यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रख देते हैं तो वो आसानी के साथ उसका समाधान कर सकते हैं। इसकी सहायता से, अध्यापक की सहायता से उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसीलिए शिक्षण कार्य के दौरान इसके अंदर बच्चों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि जब हमने विज्ञान विधि लेक्चर मेथड की बात की थी, उसमें क्या होता है कि केवल अध्यापक क्या होता है, निष्क्रिय होते हैं और अध्यापक के द्वारा ही सब कुछ पॉइंटों को क्लियर किया था। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कशन मेथड भी हमने किया। डिस्कशन मेथड के अंदर क्या है कि किसी भी टॉपिक को लेकर बच्चों के द्वारा और अध्यापक के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है। बच्चे अपने विचार प्रकट करते हैं और अध्यापक के द्वारा उनका मार्गदर्शन करते हुए अपने विचार प्रकट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या को लिया जाता है, उस समस्या का हमें समाधान कैसे करना है, इस बात पे चर्चा की जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि लगभग पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो विद्यार्थी की मानी जाती है। तो इसीलिए इस आधार पर हम ये मानते हैं कि हमारी इस प्रकार की जो विधि है वो समस्या समाधान विधि के रूप में हम उसको जानते हैं। यदि हम आगे इसकी बात करते हैं कि किन सोपानों के आधार पर हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस विधि के द्वारा स्टेप बाय जब स्टेप चला जाता है तो हम अपनी समस्या का समाधान है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कि समस्या निर्माण
निर्माण कि हमने सबसे पहले समस्या का निर्माण करना है और उसका चुनाव करना है। समस्या निर्माण तथा चुनाव कि आप कोई भी बच्चों को समस्या देते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है अध्यापक के द्वारा मार्गदर्शन करने के ऊपर कि आप किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का चयन कीजिए, उसके बाद उस पर हम कार्य करेंगे, क्योंकि जब तक आपके सामने चुनौती नहीं है तब तक आप उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सबसे पहले जो समस्या हो वो आपकी चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि यदि जितनी समस्या आपकी चुनौतीपूर्ण होगी उतना ही आपके लिए कठिनाई होगी, और जब तक आपके समय कठिनाई नहीं आएगी, आप सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप एक ऐसी समस्या को लीजिए जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, क्योंकि जब तक आप समस्या नहीं लेंगे तब तक हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर अपना नहीं बढ़ा सकते। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप पहले अपनी समस्या को लीजिए और उस समस्या के बाद हम दूसरी बात करते हैं कि हमारी समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण, समस्या का विश्लेषण हम लोग कैसे करेंगे? समस्या का विश्लेषण कार्य, आप समस्या का विश्लेषण कार्य कैसे किया जाता है, क्योंकि इस विधि के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भी समस्या ले रहे हो उस समस्या से संबंधित आपको क्या करना है, उनका छोटे छोटे अर्थों के अंदर उसका विश्लेषण करना है। और वो विश्लेषण कैसे कर पाओगे? विद्यार्थी, छात्र, अध्यापक की सहायता से उस समस्या का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि क्योंकि प्रॉब्लम को जब तक आप पूर्ण रूप से समझोगे नहीं, उसका विश्लेषण नहीं करोगे, तब तक आप उसका समाधान नहीं कर सकते। तो विद्यार्थी भी इसमें जब तक खुद रुचि नहीं लेंगे तब तक उस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं अपने शिक्षण कार्य के दौरान, तो उसके अंदर हमारा क्या जरूरी है कि छोटे छोटे अर्थों के अंदर हम उसका विश्लेषण करें, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं और अपने शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बना सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात है, तीसरा स्टेप क्या है कि तथ्यों का संग्रह करना। तथ्यों का संग्रह वो क्या, किस प्रकार से कि आपको तथ्यों को कलेक्ट करना है, डाटा कलेक्ट करना है। वो तथ्य आपका किसी भी रूप से हो सकता है, क्योंकि जब आप बच्चे को किसी प्रकार की समस्या का चयन करने के लिए कह देते हैं, समस्या का चयन हो गया, उस समस्या से जुड़े हुए हमारे विभिन्न प्रकार के आंकड़े, तथ्य, उन तथ्यों को आप किसी भी मैगजीन, किसी भी बुक, किसी भी प्रकार के लेख के अंदर पढ़कर, किसी भी स्थान की यात्रा करके, उनको देखकर, कहीं से किसी भी प्रकार से उनका डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और वो डाटा जो आप कलेक्ट करना चाहते हो, जो आंकड़े कलेक्ट करना चाहते हो, वो आपके पास पूर्ण अर्थों में होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके पास तथ्य पूर्ण अर्थों में आपने एकत्रित नहीं किए तो वो आपके लिए विश्वसनीय नहीं हो सकते, और विश्वसनीय नहीं होंगे तो आपकी समस्या का जो समाधान है वो नहीं हो सकता। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास इस प्रकार के तथ्य एकत्रित किए जाएं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपनी समस्या के लिए समाधान का एक रास्ता ढूंढ सकते हो। तो इसलिए वो तथ्य कैसे संग्रहित होंगे, वो अध्यापक की देखरेख के अंदर, क्योंकि अध्यापक इस समस्या के अंदर उतना ही रोल अदा करना चाहता है जितना कि बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए। वो कम से कम रोल अदा करता है अध्यापक, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रोल है वो विद्यार्थियों के द्वारा प्ले हो, और विद्यार्थी अपनी समस्या से संबंधित जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, वो एकत्रित करें, ताकि उनको कठिनाई का पता चले और उस कठिनाई के द्वारा वो अपनी समस्या का समाधान करने का प्रयास उनके द्वारा किया जाए। इसके अलावा हमारा जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आता है कि हमारे जो तथ्य एकत्रित किए गए, जो भी हमारा डाटा, हमने आंकड़े कलेक्ट किए गए, उनका निष्कर्ष निर्धारित करना। जो हमारा निष्कर्ष निर्धारित होगा तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
निष्कर्ष निर्धारित करना, क्योंकि जो तथ्य आपने कलेक्ट किए उन तथ्यों को आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे, उनकी ऑब्जर्वेशन करोगे, क्योंकि आपने जो तथ्य एकत्रित किए उसमें से जो आपको बेटर लगे, जिनका प्रयोग आपकी समस्या समाधान में आसानी के साथ हो सकता है, वो तथ्य आप रख सकते हैं, और जिनका प्रयोग आपकी समस्या समाधान में नहीं होता उन तथ्यों को आप अलग कर सकते हैं, उनको अलग से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको निष्कर्ष निर्धारित करना होगा कि आप किस प्रकार से तथ्यों का प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके लिए फोर्थ स्टेप क्या होगा कि आप अपने निष्कर्ष निर्धारित करें। नेक्स्ट स्टेप है कि आपके निष्कर्षों की जांच। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है कि जो आपने निष्कर्ष निकाले उनका आप निष्कर्षों की जांच, कि आपके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले गए, क्योंकि आपने जब डाटा आंकड़े कलेक्ट किए, आंकड़े कलेक्ट करने के बाद आपने निष्कर्ष निर्धारित कर लिया, और लास्ट पॉइंट जो आपका बचता है उसके अंदर क्या है कि जो तथ्य आपने अपने समस्या समाधान के लिए रख लिए, एकत्रित कर लिए, उसको जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप उसको क्रमबद्ध कीजिए, व्यवस्थित रूप से करेंगे। व्यवस्थित रूप करके फिर हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप क्रमबद्ध अवस्था में सीरियल वाइज उनको नहीं लगाओगे, तो जब आप अपनी समस्या का समाधान कर रहे होते हो तो आपको वहां पर क्या होगी, एक प्रकार की और समस्या क्रिएट हो जाएगी कि आपको कौन सा डाटा प्रयोग करना है, कौन से आंकड़ों का प्रयोग करना है और कौन से आंकड़ों का प्रयोग नहीं करना। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी क्या है कि आप उन तथ्यों का ही आसानी के साथ प्रयोग करें जिनके आधार पर आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हो। तो इसलिए ये था आपका फिफ्थ स्टेप कि इन सोपानों का प्रयोग करके आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ अपनी समस्या का जो समाधान है वो आपके द्वारा किया जा सकता है। अब समस्या का समाधान हम दो रूपों से करते हैं। किन दो रूपों से? वो दो रूप क्या है हमारे जो समस्या करने के लिए? सबसे पहले कि अभ्यास के लिए समस्या समाधान। कई बार हम अपने अभ्यास कार्यों को से कंप्लीट करने के लिए, अभ्यास कार्यों को निर्धारित करने के लिए हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाता है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं स्कूल के अंदर, तो उससे पहले आपको माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। माइक्रो टीचिंग के दौरान आपको सिमुलेटेड लेसन करवाए जाते हैं। उनका करवाने का उद्देश्य क्या होता है कि आपको अभ्यास हो जाए और उस अभ्यास के माध्यम से आगे आप रियल टीचिंग के अंदर जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको अभ्यास के रूप में समस्या का समाधान करना पड़ता है कि आपको रियल समस्या का समाधान करने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम एक अभ्यास कार्य के लिए दे दी जाती है, ताकि आप उस समस्या का समाधान करने के लिए किस प्रकार से आपको स्टेप उठाने हैं, कहां से डाटा कलेक्ट करना है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो सके। सेकेंडली, आपको क्रमबद्ध समस्या समाधान विधि। क्रमबद्ध कि आपको मैंने लास्ट पॉइंट आपको किया था कि निष्कर्षों की जांच, कि जो आपने निष्कर्ष निकाल लिए उसको क्रमबद्ध कैसे करना है। तो इसलिए समस्या का समाधान करते हुए दूसरा हमारा इसके प्रयोग के अंदर ये माना जाता है कि क्रमबद्ध, कि आपको सीरियल वाइज समस्या का समाधान करना है। क्योंकि यदि आप उसके फर्स्ट स्टेप से उसका समाधान करना शुरू करोगे तभी आप उसके एंडिंग पॉइंट तक उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने बीच में उसको शुरू कर दिया या उसके एंडिंग पॉइंट से शुरू कर दिया तो आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए दो रूपों के अंदर उसका हमारा मार्गदर्शन करते हुए समस्या का समाधान किया जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारी समस्या समाधान विधि की मेरिट्स क्या है, कि गुणों का वर्णन कीजिए समस्या समाधान विधि की। मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम, मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि हम लोग किस आधार पर ये मानते हैं कि हमारी जो समस्या समाधान विधि है वो एक अच्छी विधि है, कि इसके अंदर सबसे पहली जो बात की जाती है वो है कि इसके अंदर जो छात्र हैं वो सक्रिय रहते हैं। कि आप इस विधि को अच्छा क्यों मानते हो? क्योंकि लेक्चर मेथड के अंदर क्या है कि केवल अध्यापक होता है वही सक्रिय होता है, लेकिन इस विधि के अंदर क्या है कि छात्र
सक्रिय होते हैं कि विद्यार्थी जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब आप समस्या को चयन करते हैं, समस्या का निर्माण करते हैं, तो वो किसके लिए उसका निर्माण किया जाता है? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम की जो आप प्रॉब्लम की सिलेक्शन करते हो वो किनके लिए की जाती है? वो विद्यार्थियों के लिए की जाती है। और विद्यार्थी जब तक एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपके द्वारा बताया गया मार्गदर्शन किसी प्रकार का सफल नहीं माना जाता। जो अध्यापक जो प्रॉब्लम की सिलेक्शन करता है वो विद्यार्थियों के लिए कहता है कि विद्यार्थी खुद एक्टिव होकर इस समस्या के अंदर भाग लेने का प्रयास इसके माध्यम से करते हो, तभी इस विधि को हम पूर्ण रूप से सही अर्थों में अच्छी विधि मानते हैं। लेकिन दूसरी बात इसके अंदर हम कहते हैं इस विधि के माध्यम से, इस विधि में छात्रों की तर्क शक्ति का विकास, कि इस विधि को हम अच्छी विधि, उपयुक्त विधि क्यों मानते हैं? क्योंकि इस विधि के अंदर जो आप बच्चों के साथ प्रॉब्लम बच्चों को देते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है कि उनको अधिक से अधिक कठिनाई का सामना करना पड़े, और जब तक वो कठिनाई का सामना करने पड़ेंगे तो तब तक वो ज्यादा एफर्ट करेंगे, और ज्यादा एफर्ट करेंगे तो उनके अंदर अच्छे अच्छे जो सवाल है, उनके मन के अंदर अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है, एक अभिलाषा है कुछ करने की, उससे संबंधित उनकी जो तर्क शक्ति है उसका विकास उनके अंदर होता है। तो इसलिए इस विधि को इस आधार पर हम अच्छी विधि मानते हैं कि छात्रों के अंदर जो तर्क शक्ति है उसका हम अधिक से अधिक विकास कर सकते हो। तो ये विधि इसलिए इस आधार पर हम उपयुक्त विधि मानते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट जो बात हम करते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है कि इस विधि के अंदर हम जो रूप मानते हैं, इस विधि को सीखने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, कि विद्यार्थियों को मोटिवेशनल लर्निंग कि लर्निंग बाय डूइंग, डूइंग बाय लर्निंग, कि आप कुछ करके सीख रहे हो। विद्यार्थियों को खुद को करने का मौका मिलता है, और जब खुद को करने का मौका मिलता है तो इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं? खुद सीखते हैं। वो कैसे सीखते हैं? कि आप बच्चों को किसी भी प्रकार से किसी ऐसा मॉडल देते हैं, ऐसा एग्जाम्पल के रूप में उनको बताते हैं प्रॉब्लम, जिसको बच्चों को खुद सॉल्व करनी होती है। वो सॉल्व कैसे करेंगे? वो पहले उनको अध्यापक मार्गदर्शन करेगा, और मार्गदर्शन करने के बाद, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन इस विधि के अंदर प्रैक्टिकल की बजाय उनके जो सिद्धांतिक मानसिक पक्ष पर बल दिया जाता है। क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली के अंदर क्या आता है कि आपको कक्षा कक्ष में भेज दिया जाता है, या आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखना होता है, वो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, आपके सामने एक समस्या दे दी जाती है, और समस्या को अपने सॉल्व कैसे करना है। इससे क्या होता है कि आज बच्चे के सामने आप छोटी सी प्रॉब्लम देते हो, बच्चा उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे करके वो उससे कुछ सीखता है। नेक्स्ट समय के लिए जब उसके सामने इस प्रकार की कोई समस्या आएगी तो बच्चे को किसी प्रकार की और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चा उसके माध्यम से क्या करता है? अच्छा सीखने का प्रयास करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इस विधि के अंदर छात्रों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। विभिन्नता को ध्यान में रखना वो कैसे? कि जब आप बच्चों को किसी प्रॉब्लम को
चूज करने के लिए कह रहे हो तो इसलिए उस दौरान बच्चों की विभिन्नता की, बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, बच्चा किस प्रकार की समस्या के अंदर रुचि लेता है, उस चीज को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि जब आप बच्चे की विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखोगे, आप अलग से एक से बढ़कर एक उसकी समस्या को उनके सामने रखोगे तो बच्चा उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी क्या है कि आप बच्चे की जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखकर समस्या का चयन करने का प्रयास करें। तो इसलिए इस बात पर हम विशेष रूप से ध्यान रखकर ये मानते हैं कि बच्चों को सक्रिय रहने के लिए इस प्रकार की समस्या देनी चाहिए ताकि वो उनका समाधान कर सकते हो। तो ये आपके लिए जरूरी है। आगे हम कहते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि हमारी जो समस्या समाधान विधि है उसकी लिमिटेशन क्या है। क्योंकि लिमिटेशन के अंदर हम ये मानते हैं कि जितना हम ज्यादा लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि जो आपने जिस विधि का प्रयोग किया तो उस दौरान हम ये देखते हैं कि आपने गुणों के आधार पर तो ये मान लिया कि आप एक अच्छी विधि का प्रयोग कर रही हो, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि इस विधि के अंदर क्या दोष पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें ये माना जाता है कि यह विधि एक नीरस विधि है। नीरस मतलब क्योंकि इस विधि के अंदर आप लोग क्या करते हैं कि जब हम एक ही विधि को छात्रों के अंदर बार बार प्रयोग में लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि विद्यार्थियों के अंदर उदासीनता या नीरसता आ जाती है, कि बच्चा बार बार जब उस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चा इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। तो इसलिए हमें इस विधि को हम उपयुक्त विधि के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि इसके अंदर जब हम बार बार विधि का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार बच्चे के सामने प्रॉब्लम रख रहे हैं, तो बच्चा बार बार प्रॉब्लम को फेस करता है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेना इस विधि के अंदर कम कर देता है। इसके अलावा कहता है कि समय अधिक लगना, इस विधि के अंदर समय अधिक लगना। इस विधि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब आप बच्चों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हो तो इसके अंदर बच्चे का जो समय है वो अधिक लगता है, क्योंकि जब बच्चा डाटा कलेक्ट करता है और डाटा कलेक्ट करने के लिए बच्चे के पास समय होना चाहिए, चाहे वो किसी से पढ़कर किसी बुक से कलेक्ट करता है आंकड़े, चाहे कहीं पर विजिट करके डाटा कलेक्ट करता है, तो इसके अंदर है कि बच्चे का जो समय है वो अधिक लगता है, जिसके कारण हम इस विधि को कठिन मानते हैं। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है इस विधि के अंदर क्या माना जाता है कि यह जो विधि है इसमें समस्या का चयन करना। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं, समस्या का चयन करना कठिन, कि हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो आप समस्या का समाधान करना चाहते हो तो सबसे बड़ी यह है कि बच्चों के लेवल का कार्य नहीं होता और अध्यापक हर बच्चे की हेल्प नहीं कर सकता कि वो समस्या का सिलेक्ट कर सके जिसके माध्यम से बच्चा उसका समाधान कर सकता हो। तो इसलिए इस बात के लिए जरूरी क्या है कि बच्चों को सबसे पहले समस्या का चयन करने में कठिनाई आती है, ये सभी बच्चों के लिए उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। इसके अलावा यदि हम बात करें कि नेक्स्ट हमारा इसका पॉइंट क्या है कि जिसके माध्यम से हम ये माने कि ये हमारी एक अच्छी विधि के रूप में मानी जाती है, इसमें सामग्री का अभाव, सामग्री का अभाव, सामग्री का अभाव किस प्रकार की सामग्री का अभाव कि जो आप तथ्य कलेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जिस भी आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है बच्चे, क्योंकि बच्चे कक्षा के अंदर 40 हैं या 30 हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए आप अलग अलग जो समस्या है उनका सिलेक्शन करोगे और अलग अलग बच्चों की जो समस्या होगी तो उसके लिए उनको अलग अलग प्रकार की जो मटेरियल चाहिए
वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो वो बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की जो बुक्स की जरूरत होती है, विभिन्न प्रकार की जो मैगजीन की जरूरत होती है, वो कहाँ से प्रोवाइड होंगी। ये सभी प्रकार की बुक्स या मैगजीन आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर उन बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो सकती, तो उसके लिए बच्चों को अलग से विजिट करना पड़ेगा। तो कहाँ से वो प्राप्त होंगी इसके बारे में कुछ दिशा निर्देशन नहीं दिए जाते, तो ये विधि उस प्रकार से अच्छी या उपयुक्त विधि नहीं मानी जाती। तो इस आधार पर ये माना जाता है कि ये जो विधि है वो एक अच्छी विधि के रूप में हम इसको नहीं मानते। तो ये थी लिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की हमारी जो समस्या समाधान विधि है उसकी किस आधार पर ये मानते हैं कि ये विधि एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती। लेकिन इसके साथ साथ इन आधार पर हम इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं नकार सकते, क्योंकि इस प्रकार की जो विधि है वो बड़ी कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है। बच्चों के अंदर एक कुछ करने की जिज्ञासा होती है, तो उन बच्चों के लिए इस विधि की हम महत्वता को भी मानते हैं। तो इसलिए हम इसकी इस निजता के आधार पर ये नहीं मान सकते कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो उपयुक्त विधि नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चों को, कुछ बच्चे कक्षा कक्ष के अंदर ऐसे होते हैं जो कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम इस विधि को उपयुक्त विधि के रूप में मानते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, उसके अंदर किन स्टेप का प्रयोग किया जाता है और उसके गुण और दोष क्या है। ओके, थैंक्स।